ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ने पिछली वीडियो में कर रहे थे 14 क्वेश्चंस। ये सीबीएसई सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर है फॉर टर्म 1 क्लास 12 के लिए 2021-22 का। ठीक है, टर्म 1 के लिए है ये, तो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो 15th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है ये ढूंढना है। फाइब्रस प्रोटीन्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये गलत है। फाइब्रस प्रोटीन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस में हेयर भी जो है फाइब्रस प्रोटीन में आता है, और वो अगर सॉल्युबल इन वाटर होते तो हम जब भी नहाते हैं तो फिर क्या होता है, बाल सारे उड़ जाते हैं ना। तो फाइब्रस प्रोटीन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये बात मालूम होनी चाहिए, ये गलत है। एल्ब्यूमिन इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। एल्ब्यूमिन जो होता है दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन, तो फाइब्रस नहीं होता, ये भी गलत है। इन फाइब्रस प्रोटीन्स द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड लिंकेजेस या बॉन्ड, ये भी गलत है। इसके अंदर चार तरह के, क्योंकि फाइब्रस एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो बनता है वो टर्शी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है, और टर्शी में चार तरह के फोर्सेस लगते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, और इसके अलावा आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। तो ये जो है खाली दो ही लिखे हैं, तो ये गलत हो गया। और चौथा है pH डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये बात सही है, क्योंकि जब pH में चेंज लाते हैं या टेम्परेचर में चेंज लाते हैं तो प्रोटीन डीनेचर्ड होती है। डीनेचर्ड होने पे वो जो प्रोटीन जो कॉइल्ड है वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, वो सीधी हो जाती है और इट बिकम्स बायोलॉजिकली इनएक्टिव। तो बट उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, जो अमीनो एसिड्स के जुड़ने का सीक्वेंस है वो सेम रहता है। तो ये आंसर सही है और सब गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। pH does not affect, which of the pH does not affect the primary structure of protein, ये सही है, क्योंकि pH में चेंज करने के बाद भी प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं आएगा। सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स खत्म टूट जाते हैं, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम इवन इफ pH इज चेंज। ठीक है, तो हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ 3-phenyl propene with HBr in the presence of organic peroxide। तो जब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लग रहा है, HBr रिएक्ट करेगा तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा। तो कंपाउंड क्या है हमारे पास, 3-phenyl propene, ये है 3-phenyl propene है 1 2 3, और इसको HBr से जब रिएक्ट कराओगे और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दे दोगे तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा, और एंटी मार्कोनिकॉव्स में क्या होगा, मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा। उसमें नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे मोर नंबर है, अगर पेरोक्साइड नहीं देते तो Br वहाँ जाता है जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मार्कोनिकॉव्स लगता। बट ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में Br विल गो टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बन जाएगा, Br किनारे लग जाएगा, तो ये 1 ब्रोमो 3-phenyl ये कंपाउंड बनेगा। तो इसमें आंसर 1 इन्होंने लिखा है 1-phenyl 3-ब्रोमोप्रोपेन। इसको नंबरिंग 10 से भी दे सकते हैं, 1 2 3, इसको 3 पे ब्रोमो आ जाएगा। तो 1-phenyl 3-ब्रोमोप्रोपेन कहा है, 1-phenyl 2-ब्रोमो का है, 3-phenyl 2-ब्रोमो का है। तो 2 पे तो ब्रोमो लगेगा नहीं, तो ये तो गलत ही है। ये भी 2 ब्रोमो कह रहा है, ये भी गलत है। 3-phenyl 1-ब्रोमोप्रोपेन, वैसे ये आंसर सही होना चाहिए फर्स्ट वाला 1 2 3। 3 पे फिनाइल और 1 ब्रोमोप्रोपेन कहना चाहिए, क्योंकि 1 ब्रोमो जो होता है वो Br पहले आना चाहिए अल्फाबेटिकली, और P बाद में आएगा, क्योंकि फंक्शन ग्रुप तो कोई है नहीं। और तो 1 ब्रोमो 3-phenyl प्रोपेन शुड बी द राइट आंसर। तो आंसर इसमें ए हो जाएगा। ओके बच्चों, ये 1-phenyl 3-ब्रोमोप्रोपेन, अगर इसको हम 1 लिखें और उसको 3 लिखें, बट अल्फाबेटिकली, क्योंकि कोई भी इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आ रहा है, फिनाइल बाद में आ रहा है, तो 1 ब्रोमो 3-phenyl प्रोपेन वाला आंसर सही है। ठीक है, हटाते हैं इसको भी। यस स्टूडेंट्स, हम लोग 17th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन कहते हैं।
इट रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू गिव इथेन, गलत है, उसके केस में ब्यूटेन मिलता है। इट गिव्स नाइट्रोइथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO2, ये सही है, बी वाला जो आंसर है वो सही है। C2H5Br को अगर AgNO2 से रिएक्ट कराओगे तो C2H5NO2 ये बनेगा, इसको हम कहते हैं नाइट्रोइथेन। ये स्टेटमेंट सही है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो पहला वाला कह रहा है वो गुड्स रिएक्शन है, उसके केस में तो ब्यूटेन बनेगा। दूसरे वाले में गिव्स इथेनॉल ऑन बॉइलिंग विद अल्कोहलिक OH, अल्कोहलिक OH के साथ तो इथीन बनेगा, यहाँ इथीन बनेगा, यहाँ पे ब्यूटेन बनेगा, यहाँ वाले पे ये बना है, ये आंसर सही है। इट फॉर्म्स डाइथाइल थायोईथर ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक OH, अल्कोहलिक KSH, तो ये SH लग जाएगा उसके अंदर, BR हट के SH आ गया। तो फिलहाल जो आपका आंसर है इट गिव्स नाइट्रोइथेन ऑन हीटिंग विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ये ब्रोमोइथेन को AgNO2 से रिएक्ट कराओगे तो C2H5NO2 बनेगा। अगर इसको KNO2 से कराते तो फिर ONO लगता, तो AgNO2 में NO2 लगता है, तो B इज द राइट आंसर। ठीक है, हटाते हैं इसे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू, अब नाइट्रोजन की कोवैलेंसी रिस्ट्रिक्टेड कितने पे होती है? 4 पे। क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में एक तो s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। तो एक तो s है और 3 p के हैं, तो 4 ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक रख सकती है। तो जैसे NH4+ में होता है तो इसकी कोवैलेंसी 4 है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, तो कोवैलेंसी यहाँ पे 3 थी। बट जैसे ही इसने अपना लोन पेयर H+ को दे दिया तो अमोनियम बन गया, तो इसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 जा सकती है, 5 नहीं जाएगी क्योंकि इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल। तो इसका आंसर C हो जाएगा, 4 मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4 एज इट हैज ओनली outermost shell में 4 ऑर्बिटल्स हैं, it does not have d ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, solubility of gases in liquids decreases with rise in temperature because this solution is an, जब भी किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो हीट निकलती है, ठीक है, और जब हीट निकलती है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे समझाना आसान होगा, हीट निकलती है तो दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो गैस प्लस लिक्विड अगर है तो ये डिसॉल्व जब करेगा तो सॉल्यूशन बनेगा और इसमें हीट निकलती है, तो एक्सोथर्मिक है। तो ये जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर बिकॉज दिस सॉल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, ये आंसर है। इसीलिए अगर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो ठंडा करोगे, कूल करोगे, इधर कूल है इधर हीट है, तो ली चैटलेस प्रिंसिपल के हिसाब से ठंडा करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, तो सॉल्यूशन गैस और डिसॉल्व होगी। इसलिए ये ध्यान रखना है कि जब भी गैस डिसॉल्व करते हैं हीट निकलती है एंड दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आंसर इज बी। ठीक है बच्चों, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20th, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 शो एलोट्रोपी एक्सेप्ट, एलोट्रोपी में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन है जो नहीं दिखा रहा है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 शो एलोट्रोपी एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये एलोट्रोपी शो नहीं करता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में मतलब 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स जुड़े हो, तो ग्लाइकोजन में होता है पॉलीसैकेराइड, क्योंकि ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड है, सिंगल वाला है, माल्टोज और लैक्टोज डाइसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड्स जुड़े हैं, ठीक है, ये सिंगल है मोनोसैकेराइड है, माल्टोज और लैक्टोज डाइसैकेराइड है और ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका ही लो होगा जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए। देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो भारी हैं हाइड्रोजन से, तो इनकी तो ज़्यादा ही होगी। हीलियम जो है, हीलियम एक तो मोनो एटॉमिक रहता है, हीलियम He के फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन डायटॉमिक रहता है, ठीक है, इनकी तो ज़्यादा है, इनको तो छोड़ ही दो। इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा, हाइड्रोजन से भी
कम होती है बॉइलिंग पॉइंट हीलियम की, क्योंकि ये सिंगल एटम बन के रहता है, ये H2 बन के रहता है, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो हीलियम की होगी। ओके बच्चों, हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 23rd क्वेश्चन देखते हैं। लोअर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल्स आर मिसिबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर। एक्चुअल में जो लोअर मॉलिक्यूलर मास होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मिसिबल इन एक्सेस ऑफ वाटर, मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, ये सी आंसर सही होगा, क्योंकि जो लोअर एल्कोहल्स होंगे उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बहुत ज़्यादा होगी। मिथानॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे आसानी से डिजॉल्व होगा। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी वाटर के साथ, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस कौन होंगे? लोअर मॉलिक्यूलर मास। मिसिबल इन इमिसिबल ये सब गलत है, यही सही, सी इज करेक्ट। जब मॉलिक्यूलर मास छोटा होगा या नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे तो एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी पानी में ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज़्यादा करेगा। 24th क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय क्लोरीन इज +7। एक्चुअल में क्लोरीन में 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6 2 और 5 ये 17 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो s ऑर्बिटल में रह जाएगा, 3 p में रह जाएंगे, 3p में 3s है, ठीक है, और अनपेयर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा d में चले जाएंगे, 3d में। तो क्या होगा? इट कैन शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ऑफ +7। आउटरमोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 के साथ इससे दूर जा सकते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन कैन शो इज +7। ओके जी, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोई बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके साथ अगर लगेगा तो 7 के साथ इलेक्ट्रॉन्स इससे ले सकता है, तो इट कैन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन विल बी 7। दिस इज द राइट आंसर। ओके, हटाते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल्स विल श्रिंक। एक्चुअल में क्या है कि ब्लड सेल्स श्रिंक करने के चांसेस कब होंगे? जब बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो, क्योंकि ब्लड सेल्स की 0.9% मानते हैं NaCl सॉल्यूशन से मास बाय वॉल्यूम अगर कंसंट्रेशन देखें तो 0.9% NaCl का सॉल्यूशन है, उससे आइसोटोनिक होता है रेड ब्लड सेल्स। अगर यहाँ की कंसंट्रेशन 0.9 से ज़्यादा होगी तो ये श्रिंक करेंगे, कम होगी तो ये एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, इन्फ्लेट करेंगे। तो हमें देखना है कि जिस केस में कंसंट्रेशन बाहर की ज़्यादा होगी 0.9 से, वहाँ पे ये श्रिंक करेंगे। When placed in water containing more than 0.9% NaCl solution, 0.9% NaCl solution जो होता है रेड ब्लड सेल्स के साथ आइसोटोनिक होता है, बट इससे जब ज़्यादा होगा तो इसके अंदर से लिक्विड बाहर आने लगेगा, तो इट विल श्रिंक। तो ए इज दी राइट आंसर। When placed in water containing less, अगर बाहर का लेस होगा तो अंदर पानी आएगा तो फूलेगा, एक्सपैंड करेगा। When placed in water containing 0.9 तो आइसोटोनिक होगा तो ऑस्मोसिस तो होगी। When placed in distilled water की कंसंट्रेशन बहुत ना के बराबर है, तो उस केस में पानी अंदर भरेगा तो भी फूलेगा। तो जब भी हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में रखेंगे तो अंदर से पानी बाहर निकलेगा अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस। तो जब ये बाहर आएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से तो ये श्रिंक कर जाएगा। तो 25th का आंसर ए होगा। ओके बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग ने CBSE का जो टर्म 1 का सैम्पल पेपर है उसके 25 क्वेश्चंस कर लिए, और क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आप लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप इनमें ठीक से स्कोर कर पाएँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें बच्चों के नंबर कम आने का कारण क्या है कि आप छोटी सी भी गलती करोगे, कहीं पे भी जरा सा कन्फ्यूजन आया तो 1 नंबर की तरह जगह 0 आ जाएंगे। तो उससे बचने के लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, उतनी ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके बच्चों, थैंक्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।